सबसे पहले आपके और आपके परिवारजनों को नववर्ष की शुभकामना। इतनी ठंड में आप आए हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से आभारी हूँ, आपको धन्यवाद कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है, 2 अक्टूबर से जन सुराज अभियान के तहत हम लोग ये एक पदयात्रा कर रहे हैं। पश्चिम चंपारण गांधी बितिहरवा आश्रम से ये पदयात्रा 2 अक्टूबर को हम लोगों ने शुरू की है और करीब 100 दिन होने को आ गए। पहले पश्चिम चंपारण में 48 दिन थे, उसके बाद से आपके ज़िले पूर्वी चंपारण में मैं घूम रहा था, बीच में शिवहर भी 8-9 दिन शिवहर में भी था और अभी 5-7 दिन और इस ज़िले में रहूँगा। 15 जनवरी को मैं गोपालगंज पहुंचना है मुझे, तो अभी यहाँ पर 3-4 दिन और रहेंगे। तो इस प्रेस वार्ता में मैं संक्षिप्त में अपनी अभी तक के जो मेरे अनुभव रहे हैं वो आपसे साझा करना चाहता हूँ आपकी अनुमति से, और उसके बाद आप जो भी सवाल जवाब करना चाहें उसका स्वागत है। करीब 100 दिन पैदल चलने के बाद जो बिहार के लोगों से मिलने, सैकड़ों गांव पंचायतों में जाने के बाद जो बात समझ में आ रही है, यहाँ बेरोजगारी और पलायन लोगों की नज़र में सबसे बड़ी बिहार की समस्या आज बेरोजगारी और पलायन है। अब आप ये कह सकते हैं कि इसके लिए गांव में जाने की क्या ज़रूरत है। पैदल चलने से, बिना चले बगैर भी लोगों को मालूम है कि बेरोजगारी बहुत है, पलायन की समस्या बड़ी समस्या रही है दशकों से। लेकिन जब गांव में हम लोग चले हैं तो इसकी विकरालता का, इसके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पहलुओं की समझ देखने को मिली। बिहार के ज़्यादातर गांवों में मेरा अपना अनुमान हम लोगों का है कि करीब आधे से ज़्यादा नवयुवक, कामकाज करने वाले एज ग्रुप के जो लड़के हैं वो बाहर मजदूरी करते हैं। मजदूरी करने के लिए उन्होंने अपना गांव, देहात, शहर छोड़कर बाहर के राज्यों में जाकर वो मजदूरी करते हैं। पश्चिम चंपारण में जो स्थिति दिखी, कमोवेश वही स्थिति पूर्वी चंपारण में भी है। दोनों जिलों में जो बाढ़ और कटाव से प्रभावित एरिया हैं, वहाँ पर पलायन की समस्या उन इलाकों के मुकाबले जहाँ बाढ़ नहीं आता है थोड़ी ज़्यादा बदतर है। जहाँ बाढ़ आता है या नदियों के कटाव का मामला है, वहाँ पर तो पलायन की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। तो सबसे बड़ी समस्या अगर आप मेरे से पूछेंगे, अभी तक लोगों ने जो बताया, जो देखने को मिला, समझ में आया, वो है बेरोजगारी और पलायन। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है खेती किसानी करने वाले लोगों की। बिहार का एक बड़ा तबका खेती पर निर्भर है। किसानों की यहाँ जो हालत है, कोई भी व्यक्ति, कुछ एक बड़े किसानों को अगर आप छोड़ दें तो वो किसानी करके, खेती करके अपनी जीविका चला ले, परिवार चला ले, ये संभव नहीं दिखता है। ज़्यादातर लोग सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जो जीने खाने के लिए जो खेती होती है वही करते हैं, उतना ही उपजाते हैं जिससे उनके बाल बच्चों को खाना मिल जाए। इसकी एक बड़ी वजह ये है कि बिहार में 91%, ये आंकड़ा आपसे साझा कर रहा हूँ, 91% किसान ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, बिल्कुल मार्जिनल किसान हैं। जो लोग किसानी करते हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या बिहार में जल संसाधन की कोई व्यवस्था न होना। या तो लोग बाढ़ से प्रभावित हैं या उनके पास सिंचित भूमि नहीं है, सिंचाई की सुविधा नहीं है। दोनों चंपारण में एक नई बात जो समझ में आई कि यहाँ पर पहले इन जिलों में नहरों की सुविधा थी। बहुत बड़े भूभाग में नहरों का निर्माण था, नहर थे, वहाँ सिंचाई नहरों के जरिए होता था। लेकिन रख रखाव के अभाव में बहुत सारे ऐसे कैनाल जो पहले से बने हुए थे, जहाँ जिनसे खेतों की सिंचाई होती थी, वो बंद पड़ गए हैं या वहाँ से अब सिंचाई की सुविधा नहीं रह गई। ज़मीन पर इस चीज़ को देखने के बाद हमने इसको बिहार के स्तर पर देखा और समझने का प्रयास किया तो पता चला कि पिछले 10 साल में, और ये आंकड़ा आपको ध्यान रहना चाहिए, पिछले 10 साल में बिहार में सिंचित भूमि, एश्योर्ड
इरिगेशन वाली ज़मीन 11% से कम हो गई है। सिंचाई की सुविधा बढ़ी नहीं है, 11% से वो जो भूमि है वो कम हो गई है। और उसकी एक वजह वो सीधे प्रमाण के तौर पर चंपारण में दिखा कि पहले से जिस ज़मीन में एश्योर्ड इरिगेशन था, नहर की सुविधा थी, नलकूप की सुविधा थी, वो रख रखाव के अभाव में अब एश्योर्ड इरिगेशन उन ज़मीन में रही नहीं। दूसरा जो बाढ़ प्रभावित एरिया है वो तो आपको मालूम ही है। पश्चिम चंपारण में जो नेपाल से नदियाँ आती हैं, पूर्वी चंपारण में जो फ्लैश फ्लड जिसको आप कहेंगे, जिसका कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है, जो बरसाती नदी अचानक से नेपाल से आने वाली नदियों में पानी का बढ़ना, नदियों का अपना धारा अपनी जो अपना रास्ता है उसका बदलना, उससे होने वाले कटाव, ये सामान्य बात हर दूसरे तीसरे पंचायत में आपको देखने को मिलती है। दूसरी जो बड़ी समस्या किसानों के साथ यहाँ पर है वो खाद बीज का समय पर, सही क्वालिटी के खाद और बीज का समय पर न मिल पाना। अभी तो हम लोग यूरिया को लेकर हाहाकार है। धान जब मैं पहले मैंने चलना शुरू किया तो उस समय धान के लिए लोग यूरिया खोज रहे थे। अभी गेहूं की बुआई हो गई है तो हर गांव में, हर प्रखंड में किसानों ने, उनके परिवारों ने ये बताया कि यूरिया 500 से लेकर 1200 रुपये तक लोगों ने खरीदा है। यूरिया का बड़े पैमाने पर नेपाल शिफ्ट होना, यूरिया के कुछ मात्रा का अवैध शराब को बनाने में इस्तेमाल होना, और इन दोनों के ऊपर यहाँ के अफसरों का या जो खाद के व्यवसाय में जुड़े हुए लोग हैं उनके द्वारा कालाबाजारी, ये तीनों का संयुक्त परिणाम है कि लोगों को खाद समय पर नहीं मिल रहा है। जो मिल भी रहा है तो 500 से 1200 रुपये तक उनको पैसा देना पड़ रहा है। जो नेपाल से जितना लगता हुआ एरिया, जो जितना सीमावर्ती एरिया है, जितना नेपाल के करीब है, उतना ज़्यादा यूरिया की किल्लत है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि अगर सिंचाई की सुविधा न होने के बावजूद, खाद बीज न मिलने के बावजूद, किसान जो यहाँ फसल पैदा कर रहा है उसका उचित भाव न मिल पाना। दोनों ही चंपारण में गन्ने की खेती एक बहुत बड़ा लोगों के लिए कैश क्रॉप, आमदनी का साधन था। चीनी मिलों के बंद हो जाने से गन्ने की खेती करने वाले लोगों की संख्या में बहुत कमी आई है। शिवहर में भी ये दिखा। लेकिन जो उससे बड़ी समस्या है कि जो मिल चल भी रहा है, जो गन्ना उत्पादन हो भी रहा है, तो तीनों जिलों में मुझे जो समझ में आई बात कि अभी 3 तरह के गन्ना का उत्पादन लोग कर रहे हैं। उसमें जो कैटेगरी 1 है गन्ना, जिसको मिल वाले कैटेगरी 1 कह रहे हैं, जिसको प्राथमिकता के आधार पर जिसकी खरीद होती है अच्छे दाम पर, वो दाम भी यूपी के मुकाबले 60 रुपये क्विंटल कम है। और गन्ने की खरीद में जो हेराफेरी है, जो जालसाजी है, उसका कोई समाधान नहीं है। हर ट्रेलर पे करीब 5 से 7, 8, 10 क्विंटल तक वजन में हेराफेरी है। रसीद के जरिए, पर्ची के जरिए जो मिल गन्ने की खरीद करते हैं, उसके जगह पर सरकार ने कागज़ों पर मोबाइल के जरिए मैसेज की व्यवस्था की है। लेकिन जहाँ तक किसानों का सवाल है, खासकर छोटे किसानों का, वो आज भी गन्ना बेचने के लिए बिचौलियों के माध्यम से ही मजबूर हैं। यही हाल धान, गेहूं, दूसरे फसलों का भी है। जब मैं चल रहा हूं पिछले 3 महीने से, तो इसी समय में धान की कटाई हुई है और धान की जो बेचने की कीमत लोगों ने बताई वो 1200 से 1600 रुपये तक एवरेज। ऐसे लोग भी मिले हैं जो 1100, 1150 में बेचे हैं, जो बिल्कुल गरीब लोग हैं। कुछ जो बहुत बड़े किसान हैं वो 1500, 1550, 1600 तक में उन्होंने धान बेचा है। पश्चिमी चंपारण में ये औसत 1200 से 1400 था। पूर्वी चंपारण में ये औसत 1200 से 1600 लोग बता रहे हैं। लेकिन दोनों ही हालत में अगर आप 1500 भी मानकर चले, 1400 भी धान की कीमत अगर मान लें, तो भी वो सरकार का जो समर्थन मूल्य है 20,250 रुपया, उसके मुकाबले 25 से 30% कम है। फिर इस बात को मैंने बिहार के स्तर पर देखने समझने की कोशिश की तो पता चला, ये आंकड़ा आप ध्यान में रखेंगे, कि समर्थन मूल्य पर बिहार में पिछले 10 साल में सिर्फ 13% धान खरीदा गया है। सिर्फ 13% धान ही समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। गेहूं के लिए ये प्रतिशत है 1%। सिर्फ 1% गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। किसी दूसरे फसल के लिए समर्थन मूल्य पर खरीद की कोई व्यवस्था बिहार में है ही नहीं।
जस्ट आपके रेफरेंस के लिए बता देता हूं कि पंजाब में, जिसके किसानों की, वहां की खेती की बड़ी चर्चा बिहार के गांव देहात में भी होती है, पंजाब में पिछले 10 साल में 70% से ज़्यादा गेहूं और धान को सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। फिर मैंने इसका अध्ययन कराया कि अगर पिछले 10 साल में बिहार में जो कुछ भी उपज हो रहा है, सिंचाई नहीं है, बाढ़ है, इन सब के बावजूद जो किसानों ने अपनी मेहनत से, यहाँ के लोगों ने अपनी मेहनत से उपजाया, अगर समर्थन मूल्य इनको मिलता तो बिहार के लोगों का क्या होता। तो आपको एक आंकड़ा शेयर कर रहा हूँ। अगर समर्थन मूल्य पर धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, जिनके लिए भी सरकार समर्थन मूल्य जिन फसलों के लिए जारी करती है, अगर सरकार समर्थन मूल्य पर 70% भी ये खरीद ले पंजाब के बराबर, तो बिहार के किसानों को करीब करीब 25,000 करोड़ रुपया हर साल अलग से मिलने लगेगा। मतलब समर्थन मूल्य पर इन फसलों के नहीं खरीदे जाने की वजह से बिहार के किसानों का हर साल करीब करीब 25,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। और ये पैसा, मजे की बात ये है कि बिहार सरकार को नहीं देना है, केंद्र सरकार समर्थन मूल्य के लिए राज्य सरकारों को मदद करती है। मुसीबत यह है कि बिहार में इस खरीद की कोई व्यवस्था ही नहीं बनाई गई है। कहीं कोई मंडी है नहीं, मंडी व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया। और उसका अल्टरनेट जिस पैक्स को बनाया गया है, उनके पास ना वो सुविधा है, ना साधन है, ना उस तरह की व्यवस्था है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप 100 क्विंटल में 13 क्विंटल धान खरीदेंगे, तो जिस दाम पर लोग बेच रहे हैं और जो समर्थन मूल्य था, पिछले 10 साल का मैंने ये अध्ययन कराया, तो करीब करीब ये आंकड़ा 25,000 करोड़ का होता है। इतना नुकसान हर बिहार के लोगों का हो रहा है। बेरोजगारी, पलायन और कृषि के बाद तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी तक देखने को मिला है, वो ध्वस्त हो गई शिक्षा व्यवस्था का। इसकी जानकारी भी आप में से सबको है। सबको मालूम है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था उत्तरोत्तर पिछले 5-7 सालों में तो बिल्कुल ही ध्वस्त ही हो गई है। पूरी व्यवस्था उत्क्रमित विद्यालयों और नियोजित शिक्षकों के कंधों पर है। पेपर पर विद्यालयों को उत्क्रमित कर दिया गया, बिना ये सोचे समझे कि उत्क्रमित अगर उसको आप कर रहे हैं तो उसमें उस तरह की सुविधा बनानी पड़ेगी। और शिक्षकों की जो टोली है वो सिर्फ नियोजित शिक्षकों की टोली बच गई है। नियमित शिक्षक ज़्यादातर रिटायर हो गए। तो बेसिकली अगर आप गहराई में जाकर उसको देखेंगे तो जो शिक्षा व्यवस्था है वो करीब करीब अब उन शिक्षा मित्रों के ही कंधों पर है जिसको कभी शिक्षा व्यवस्था में एडिशनल फोर्स के तौर पर रिक्रूट किया गया था, लाया गया था। क्योंकि अभी जो 4 लाख के करीब बिहार में शिक्षक हैं, इसमें 75 2/3 से ज़्यादा शिक्षक वो हैं जो कभी शिक्षा मित्र के तौर पर बहाल किए गए थे। बिहार में शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने की एक बड़ी वजह जो मैं ज़मीन पर देख पाया वो है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों और बच्चों का समायोजन का ना हो पाना। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर बिल्डिंग है, क्लासरूम है, वहाँ शिक्षक नहीं है। जहाँ शिक्षक हैं वहाँ बिल्डिंग, क्लासरूम नहीं है। जहाँ दोनों हैं वहाँ बच्चे ही नहीं हैं। और ये समतामूलक शिक्षा व्यवस्था बनाने के नाम पर हर गांव, हर पंचायत, हर जगह कोई ना कोई शिक्षा के नाम पर, कोई विद्यालय के नाम पर एक बिल्डिंग खड़ी कर दी गई। सही या गलत, हजारों करोड़ रुपए जनता का खर्च किया गया उस पर। वहाँ पढ़ाई हो इसकी चिंता किसी ने नहीं की है। जो विद्यालयों की छवि है समाज में, जो बातचीत करके समझ में आया, लोग भी अब विद्यालयों को खिचड़ी बांटने का सेंटर, वहाँ पर कुछ किताब और साइकिल बांटने का सेंटर के तौर पर ही देखते हैं। शिक्षक गण भी इसी व्यवस्था में लगे हुए हैं और जो समाज है वो भी इन विद्यालयों को इसी तौर पर देखता है कि यहाँ से खिचड़ी बढ़ता है। तो शिकायत भी लोग पढ़ाई की तो करते ही नहीं है, यही कर रहे हैं कि खिचड़ी अच्छी मिल रही है या पिल्लू वाली खिचड़ी मिल रही है। जहाँ तक कई लोगों को, हम लोग को लगता है कि शिक्षा व्यवस्था इसलिए खराब है कि यहाँ शिक्षकों की स्थिति की क्वालिटी खराब है। वो एकमात्र पहलू नहीं है, वो सिर्फ एक छोटा सा पहलू, महत्वपूर्ण बहुत एक छोटा पहलू है। क्योंकि आप यहाँ के कॉलेजेस को देख लीजिए, जहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग पहले से बने हुए हैं, शिक्षक भी वहाँ तो शिक्षा मित्र नहीं चला रहे कॉलेजेस को। वहाँ हजारों की संख्या में बच्चे, नामांकन मिल बच्चों ने लिया हुआ है।
लेकिन पढ़ाई वहाँ पर भी नहीं हो रही है। कॉलेज में भी सिर्फ नामांकन हो रहा है, एडमिट कार्ड बांटा जाता है और परीक्षा के दिन लड़के आते हैं, परीक्षा दिया, डिग्री बट गई। तो बिहार की पूरी जो शिक्षा व्यवस्था है, स्कूलों से खिचड़ी, पोशाक और किताब बांटने का सेंटर बना दिया गया स्कूलों को, और कॉलेजेस को डिग्री बांटने का सेंटर बना दिया गया। दोनों में कहीं पर पढ़ाई नहीं हो रही है। यही वजह है कि बिहार में शिक्षित लोगों की संख्या पेपर पर चाहे जो हो, वो मैं समझता हूँ कि हर साल कम ही होती जा रही है। जिनके पास डिग्री है या जिनके पास डिग्री नहीं है, शिक्षित कोई नहीं है। और जब आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी नहीं तो स्वाभाविक तौर पर आपको रोजगार भी नहीं मिलेगा, आपको मजदूरी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास तो सिर्फ डिग्री है, पढ़ाई तो आपने की नहीं है। इन तीनों चीज़ों के बाद दो बड़ी योजनाएं जो केंद्र सरकार के स्तर से चलाई जा रही हैं, जिसकी चर्चा हर जगह सुनने को मिली। एक है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसके तहत लाभार्थियों को 5 किलो अनाज की देने की व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार की योजना है। व्यवस्थित तरीके से इसमें भ्रष्टाचार के जरिए ये एक तरह से बता दिया गया है कि लोगों को, लाभार्थियों को 5 किलो नहीं 4 किलो या 4.5 किलो अनाज ही हर महीने मिलता है। सैकड़ों गांवों में चर्चा करने के बाद मैं आपको कैमरे पर प्रमाणिक तौर पर बता रहा हूं कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो गरीब कल्याण योजना में अनाज आ रहा है प्रखंड के स्तर पर 15,000 से 20-25 हज़ार क्विंटल तक अनाज हर महीने आता है। इसमें प्रति क्विंटल 40 रुपये के दर से जनप्रतिनिधि और अफसर पैसा ले रहे हैं, और जनप्रतिनिधियों में विधायक इंक्लूडेड है। इसको भी आप बिल्कुल मेरे मुख से ही सुन लीजिए, विधायक भी इसमें अपना शेयर ले रहे हैं। तो भाजपा की सरकार जो देश में गरीब कल्याण योजना चलाकर अपना पीठ थपथपा रही है, उनके ही विधायक, क्योंकि चंपारण में ज़्यादातर विधायक तो भाजपा के ही हैं, उनके ही विधायक उस गरीब कल्याण योजना के अनाज से 40 रुपये प्रति क्विंटल का जो पीसी काटा जा रहा है उसमें हिस्सेदारी ले रहे हैं, और ये बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है। दूसरी बड़ी योजना जो केंद्र सरकार की चल रही है वो है आवास के लिए। पहले जिसको हम लोग इंदिरा आवास कहते थे, अभी वो प्रधानमंत्री आवास योजना है। गांव देहात में चलने के बाद मैं बहुत विश्वास से इस बात को कह सकता हूं कि ज़्यादातर लोग आज भी लाभार्थी के तौर पर वही लोग मिले जिनको इंदिरा आवास योजना के तहत 20,000 रुपया पहले मिला था। आजकल की जो योजना है जिसमें 1,40,000 लाभार्थियों को इंदिरा आवास के लिए मिलना है, उसके लाभार्थी भी मिले लेकिन कम संख्या में। उसमें 25,000 से 40,000 रुपये तक हर व्यक्ति को पैसा देना है, और वो भी सिस्टमेटिक तरीके से पूरी व्यवस्था बनी हुई है। प्रधानमंत्री आवास में आपका नाम जोड़ा जाए, इसके लिए 1,000 रुपये से वो शुरू होता है। नाम आगे भेजा जाए उसके लिए 2,000 होना चाहिए। आपके घर के सामने साथ खड़े होकर पिक्चर खींचा जाए उसके लिए अलग किस्त है। तो ये पूरी व्यवस्था बनी हुई है जिसमें जनप्रतिनिधि, पंचायत और ब्लॉक के स्तर के जो पदाधिकारी इसमें जुड़े हुए हैं। कुल मिलाकर 3 किस्तों में से 25 से 40 हज़ार रुपया लोग बता रहे हैं कि वो दे रहे हैं। जहाँ पर जनप्रतिनिधि पैसा नहीं ले रहे हैं वहाँ पर भी जनप्रतिनिधियों ने भी बताया कि हम पैसा नहीं ले रहे हैं तो भी लाभार्थियों को 20 से 25 हज़ार रुपया अफसरों को देना ही पड़ता है। अफसर का जो हिस्सा है उसको तो देना ही देना है। 25,000 लगेगा कि 40,000, ये इस पर निर्भर है कि जनप्रतिनिधि जो लोकल है वो कितना पैसा इसमें ले रहा है। कुछ जगह पर जरूर जो जनप्रतिनिधि हैं वो पैसा नहीं ले रहे हैं या कम ले रहे हैं, लेकिन अफसर का जो शेयर है वो तो फिक्स है, उसको 20,000 से 25,000 रुपये मिल रहा है। हम में से कई लोगों को लगता है कि बैंकों से सीधे पैसा जा रहा है तो ये पैसे में इतनी चोरी कैसे हो रही है। मैं कई बैंक पदाधिकारियों से भी मिला तो उन्होंने इसका जो सिस्टम, मैंने पूछा कि भाई आप पैसा आखिर अधिकारी ले कैसे रहे हैं, तो बताते हैं यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी है कि ब्लॉक के जो पदाधिकारी है, पंचायत के पदाधिकारी है, बैंकों को बता देते हैं कि अकाउंट को लॉक कर दीजिए। मतलब एक किस्त जब जारी हो गई, हिस्सा मिला तो पहला किस्त जारी हुआ, जब दूसरा किस्त तब जारी होगा जब उनको हिस्सा पहुंच जाएगा। जब तक हिस्सा उनको नहीं पहुंचेगा तब तक अकाउंट को लॉक करके रखा जाएगा। तो मैं, और इसका तो जितनी बार बैंक में अकाउंट लॉक होता है उसका रिकॉर्ड है, क्योंकि अकाउंट लॉक हुआ और जब वो अकाउंट खोला जाता है तो उस पर
पेनल्टी लगता है 100 रुपये का। तो अगर कोई चाहे तो इसको बैंकों से ब्रांच वाइज निकाल सकता है कि हर अकाउंट को कितनी बार लॉक किया गया है और कितनी बार उसको रीओपन किया गया है, क्योंकि बैंक में इसका रिकॉर्ड है। और ये लॉक क्यों किया गया है? क्योंकि कर्मचारियों को, अधिकारियों को उनके हिस्से का पैसा नहीं मिल रहा है। जब वो पैसा पहुंचता है तो अकाउंट को अनलॉक किया जाता है और दूसरी किस्त जारी की जाती है। तीसरी बड़ी योजना जो केंद्र सरकार की है, जो पूरे देश में चर्चा में रही है, बिहार में भी लागू है, वो है शौचालय की, स्वच्छ भारत अभियान की। पेपर पर बिहार के भी ज़्यादातर गांवों को ODF घोषित कर दिया गया है। दोनों चंपारण में ODF कंप्लीटली फार्स है। खुले में शौच आज भी ज़्यादातर गांवों की सच्चाई है। मैं पैदल ही चल रहा हूँ तो बहुत कम ही ऐसे गांव ऐसे मिले हैं जहाँ पर गांव से निकलते हुए आपको नाक पर गमछा नहीं बांधना है। खुले में शौच हर जगह सच्चाई है। और लोग बता रहे हैं कि ये हर घर में जो शौचालय की योजना है, इसमें 2000 प्रति लाभार्थी पैसा लिया गया है। पैसा 2000 रुपये दे दीजिए, 12000 रुपये आपको शौचालय बनाने के नाम पर मिल गए। शौचालय आपने बनाया नहीं बनाया, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसकी कोई ना इस पर किसी ने चिंता की है ना इस पर कोई कार्रवाई हुई है। और ये पैसा भी बड़े पैमाने पर अधिकारियों के स्तर पर लिया गया है। इसमें जनप्रतिनिधियों की इतनी भागीदारी नहीं रही है। शौचालय का पैसा लोग बता रहे हैं कि सीधे तौर पर अधिकारियों ने लिए है। इसका भी अगर सरकार चाहे तो जो भी DM रहे हैं, हम लोग कहते हैं कि भाई कैसे पकड़ा जाएगा, जिसने भी ODF कराया है, जिसके कार्यकाल में ODF हुआ है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कि अगर इतने बड़े पैमाने पर आपने पैसे बांटे, ODF घोषित करा दिया और वहाँ पर शौचालय बने ही नहीं तो किस, और जहाँ तक मेरी जानकारी है पूरे बिहार में किसी भी कर्मचारी पर ODF शौचालय के अंतर्गत कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 3 ये जो बड़ी सरकार की, केंद्र सरकार की योजना चल रही है। इसके बाद चौथी एक योजना जो बिहार सरकार की बड़ी भूमिका है, उसमें हो मनरेगा की। हम लोग की अपनी सोच रहती है कि चूंकि बिहार में इतनी गरीबी है, ज़्यादातर लोग मजदूरी करते हैं, तो मनरेगा एक बड़ी सोशल सिक्योरिटी का जरिया है लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए। तो मेरी अपनी सोच थी कि हर जगह मुझे मनरेगा के लोग काम करते दिखेंगे। मनरेगा की हालत ये है कि दोनों तीनों जिलों में मनरेगा को लोग करीब करीब भूल ही गए हैं। मनरेगा का कोई काम करता हुआ, कहीं कोई काम होता हुआ मुझे दिखा नहीं। जब मैंने उसको देखा समझने के लिए कि भाई मनरेगा में कोई काम क्यों नहीं हो रहा, तो पता चला कि बिहार के स्तर पर बिहार सरकार का मनरेगा यूटिलाइजेशन है 40%। मतलब 100 रुपया अगर बिहार सरकार को मनरेगा के जरिए मजदूरी या रोजगार देने के लिए दिल्ली से मिल सकता था, तो बिहार सरकार ने सिर्फ उसमें 40 रुपया, एग्जैक्टली 39 रुपया लिया है, 39% लिया है। और उसमें भी जिस जिले में आप बैठे हैं, पूर्वी चंपारण में मनरेगा का यूटिलाइजेशन है 33%, बिहार में सबसे कम। ये उस राज्य और उन जिलों की स्थिति है जहां लोग रोजी रोजगार के लिए 10,000 रुपये के लिए अपना घर परिवार छोड़कर महीनों तक देश के किसी कोने में जाने को तैयार हैं। वहां की व्यवस्था में हम लोगों की चमड़ी इतनी मोटी हो गई है कि हम लोग 6,000 से 8,000 रुपया हर साल दिल्ली से ला ही नहीं रहे हैं मनरेगा के तहत लोगों को देने के लिए। जो पैसा मनरेगा का यहाँ आ रहा है 40%, करीब करीब 4,000 करोड़ रुपया हर साल, उसमें PC का दर है 40%। 40% के दर से मनरेगा में PC काटा जा रहा है। तो बिहार के लोगों को रोजगार मनरेगा के तहत 10,000 से 12,000 करोड़ रुपया मिलना चाहिए। ये सारा गुणा गणित के बाद 1,600 से 2,000 करोड़ रुपया उनको मिल रहा है। ये पिछले साल का आंकड़ा है। आप चाहेंगे तो पिछले 10 साल का भी आंकड़ा आपको दे दूंगा। इसके बाद 2 योजनाएं जो बिहार सरकार की बहुत बड़ी है। एक योजना नल जल की है जो 7 निश्चय का हिस्सा है, जिसके बनने में मैं भी शामिल था। इसकी बड़ी चर्चा भी होती है। नल जल योजना में पश्चिम चंपारण के मुकाबले पूर्वी चंपारण में स्थिति मुझे थोड़ी बेहतर दिखी। पश्चिम चंपारण में 90% नल जल योजना नहीं काम कर रही है। करीब करीब 100 में 10 योजना ही कहीं चलती हुई मुझे दिखी। पूर्वी चंपारण में मैं वो संख्या 25 से 30% रखूँगा।
एकदम से काउंट करना तो संभव नहीं है, लेकिन औसतन 10 में 2 या 3 नल जल योजना चलती हुई कंडीशन में मिली। लेकिन यहाँ पर भी करीब करीब 75%, 2/3 नल जल योजना चल नहीं रही। दूसरी एक बहुत बड़ी योजना 7 निश्चय की है, जिसकी आप लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करते, वो है हर गांव की नली और हर गांव में नलियों और गलियों का पक्कीकरण। जहाँ तक मुझे याद है, जब 7 निश्चय बन रहा था तो उसमें सबसे ज़्यादा पैसा इसी मद में खर्च किया जाना था। 2014-15 के अनुमान के अनुसार बिहार के सारे गांवों की गलियों और नालियों के पक्कीकरण के लिए 80,000 करोड़ रुपया की जरूरत बताई गई थी और इसके प्रावधान की बात कही गई थी। गाँव में घूमने पर इसकी ना कहीं कोई चर्चा है, ना कहीं किसी गली का पक्कीकरण मैंने देखा। नालियों की जो पक्कीकरण की बात है, आज भी नाली 2014 में जब हम लोग 7 निश्चय बना रहे थे, जो सर्वे कर रहे थे, उसमें नालियों की समस्या बहुत बड़ी समस्या के तौर पर आई थी, इसीलिए 7 निश्चय का उसको हिस्सा बनाया गया था। आज भी वो स्थिति कमोवेश वही बनी हुई है। नाली गली के पक्कीकरण के नाम पर कुछ गाँव में मुझे बड़े नाले रोड के किनारे बने हुए दिखे। वो दिखाता है कि इसके नाम पर पैसा निकालकर बंदरबाट हुआ है, लेकिन जो योजना थी कि गांव में हर घर के नाली को इस बड़े नाले से जोड़ा जाएगा और बड़े नाले से पानी को ले जाकर उसके निस्तारण की व्यवस्था की जाएगी, वो मुझे अभी तक एक भी गांव में नहीं दिखा है। जहां पर यह नाली बनाई गई है वो सड़कों के किनारे कुछ बना दिया गया है, उसमें कूड़ा करकट भर गया है, उसमें कोई नाली के तौर पर उसका उपयोग नहीं हो रहा है। गलियों के पक्कीकरण की तो कहीं मुझे कुछ उसका कोई सुराग ही नहीं है। गलियों की हालत बहुत खराब है। इसके अलावा 2 क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें बिहार में हम लोग की समझ है कि नीतीश कुमार के राज में हमारी भी अपनी समझ रही है कि इन 2 चीज़ों में तो जरूर सुधार हुआ है, वो है सड़क और बिजली। बिजली हम लोग जहाँ पर भी गए वो निश्चित तौर पर हर जगह बिजली आ गई है, तो इस बात का क्रेडिट है बिहार सरकार को कि बिजली हर जगह पहुँच गई है। अब चाहे पीठ जो थपथपा ले बिहार सरकार करे या केंद्र सरकार, लेकिन सरकार के प्रयास से बिजली हर जगह पहुँच गई है। लेकिन बिजली के मद में, बिजली के इशू पर सबसे बड़ी समस्या जो हम लोग को सुनने को मिली हर गांव में, वो है गलत बिल का आना। 2000 से 1 लाख, 1.25 लाख रुपए तक बिल वाले लोग भी हमें मिले हैं। ऐसे लोग भी मिले जिनके 2 बल्ब जलाने, जिनका ऐसा मानना है कि वो 2 बल्ब जला रहे हैं और उनका बिल 6,000 आ रहा है, 8,000 आ रहा है। बड़ी संख्या में ऐसे लोग मिले जिनको 60,000, 70,000 का बिल आ रहा है। कुछ ऐसे लोग भी मिले जिनको 1 लाख से ज़्यादा का बिल आया है। कई गाँवों में ऐसे परिवार मिले जिनके बिजली का कनेक्शन बिल ज़्यादा आने और न भुगतान करने की वजह से काट दिया गया है। कुछ ऐसे भी लोग मिले जिन पर फौजदारी का केस हो गया, वो घर द्वार छोड़कर भाग गए हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग बढ़े और गलत बिल के चक्कर में लोक अदालतों का या ये जो प्राइवेट जो कंपनियां हैं बिजली वितरण वाली, इनके ऑफिसेज का चक्कर काट रहे हैं। सड़क को लेकर नेशनल हाईवे जरूर बेहतर है, स्टेट हाईवे पर भी सुधार दिखा, लेकिन ग्रामीण सड़कों की स्थिति मैं 2000 के दौर में यहाँ यूएन में काम करता था, 2-3 साल मैंने यहाँ काम किया है, तो उस समय हम लोग गाँव में जाते थे, लेकिन इतने बृहद स्तर पर तो नहीं गया हूँ। लेकिन जो लोग बता रहे हैं और जो मेरी समझ है, ग्रामीण सड़कों की स्थिति कमोवेश वही है जो लालू जी के जंगल राज में होती थी। ग्रामीण सड़क बिल्कुल सिरे से नहीं है, जहाँ बनी भी है वो उखड़ उखड़ के ख़त्म हो गई है। वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को भी दिखाती है, या ये समझ से मेरे परे है कि कैसे ऐसा संभव है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग बता रहे हैं कि सारे गाँव में रोड बन गए हैं, और जब मैं चल रहा हूँ तो मुझे 10 में कोई एक गाँव मिलता है जहाँ गाँव में कोई सड़क है, गाँव में सड़क है ही नहीं। तो ये एक बड़ी डिस्क्रिपेंसी दिखी। इसके अलावा जो 3 शब्द सबसे ज़्यादा सुनने को मिले लोगों के द्वारा, वो है अफसरशाही से परेशान जनता, कि कोई भी काम अफसरों की मनमर्जी के मुताबिक ही होगा, और इसमें जनता और जनप्रतिनिधि दोनों शामिल हैं। सब ये मानते हैं कि अफसर ही चला रहे हैं, उनकी ही चलती है, वही जो चाहेंगे वही होगा। दूसरा शब्द जो सुनने को मिला वो है भ्रष्टाचार। किसी गांव, किसी ऑफिस में, किसी भी कार्यालय में, सरकार के किसी भी काम में बिना पैसा दिए काम नहीं हो सकता है। और तीसरा शब्द जो सुनने को मिला, जो दलाली का नया नाम बिहार में रख दिया गया है, जिसको पीसी कहते हैं लोग,
किसी भी सरकार की योजना में व्यवस्थित तरीके से कमीशन काटा जाना, पीसी काटा जाना, एक तरह से लोगों ने इसको सच्चाई मान लिया है। तो अफसरशाही, सरकार के कामकाज में भ्रष्टाचार और जितनी सरकार की योजनाएं हैं उसमें सिस्टमेटिक तरीके से ऊपर से लेकर नीचे तक कमीशन, पीसी, दलाली काटा जाना, ये 3 शब्द हर जगह सुनाई पड़े। ओवरऑल मुझे जो लोग मिले, मैं ये कह सकता हूँ कि सरकार को लेकर उनके मन में या तो उदासीनता है या गुस्सा है। मुझे अभी तक शायद ही कोई इक्का दुक्का आदमी मिला हो जो ये कह रहा है कि देखिए सरकार में अब आगे क्या होता है, 2 साल में कुछ अच्छा होगा, कुछ सुधार होगा। ज़्यादातर लोग ये मान के चल रहे हैं कि इस सरकार से तो अब कुछ नहीं होना है, तो वो उदासीन है या फिर एक बड़े वर्ग में गुस्सा भी है कि इनको हटना चाहिए, नई व्यवस्था बननी चाहिए। तो मोटे तौर पे ये मेरा अभी तक का अनुभव रहा है। अब आपके जो सवाल हैं वो आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।